हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी। और हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में प्लेन्स वाले टॉपिक्स को देख रहे हैं आजकल। और कल हमने लोअर गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदानों के बारे में। ठीक, तो ये मैप देख लेना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो है। ये आसाम वाला इलाका है और ब्रह्मपुत्र काफ़ी चौड़ी नदी है, काफ़ी वाइड रिवर है। ये भी ठीक ठाक बाढ़ लाती है हर साल। और इसकी ये कुछ सहायक नदियां हैं। रिवर सिस्टम जब हम अलग से पढ़ेंगे तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि रिवर काम कैसे करती है और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उस प्रकार से किस प्रकार से एक बड़ा सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक, तो ये रहा इसका फ्लो। तो आसाम में ही इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र प्लेन का, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाकी जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब एक हिमालयन स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो आसाम आपको एक इकलौता बीच में आइसोलेटेड एक ऐसा क्षेत्र दिखाई देगा जो अपने प्लेन्स के लिए जाना जाता है। आसाम वैली भी कह सकते हैं उसको। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो ये जानिए ये लाई कहाँ करता है। इट लाई बिटवीन हिमालयस इन द नॉर्थ यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, नागा हिल्स एंड पटकाई बम इन द ईस्ट। जब आप मैप देख रहे होंगे अपने एटलस में तब सारी बात आपको समझ में आएगी। और ज़रूर इस लेक्चर को सुनते हुए अगर आपका मैप आपके सामने है जिस बारे में चर्चा की जा रही है तो यकीन मानिए आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और उसके साउथ में हम देखते हैं कि गैरो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में वो लाई करती हैं। तो इसके बीच में ये प्लेन्स लाई करता है। इसका निर्माण किसने किया है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने। इसकी जो टोटल लेंथ है इस प्लेन की, लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। लंबाई देखिए ईस्ट वेस्ट इसका जो स्ट्रेच है वो है 720 किलोमीटर। और जो टोटल विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है वो है इस प्लेन की कहीं कहीं पर 60, कहीं कहीं पर 120। ठीक, टोटल एरिया इसका सभी प्लेन्स में जो अब तक हमने पढ़ा, गंगा प्लेन, राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, उसमें सबसे छोटा है। 56,000 स्क्वायर किलोमीटर अर्थात 56,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। एक बार फिर से आप इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक, और हो सके तो आप अपना मैप देखिए, ऑक्सफोर्ड वाला बहुत ही शानदार मैप दिया गया है। और आपको बात समझ में आएगी कि ब्रह्मपुत्र कितनी चौड़ी नदी है और मैप में ही इतनी चौड़ी लगती है। ठीक है, तो देखने में कैसी लगेगी, है ना, माइटी रिवर। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं कि इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो क्या है। 130 मीटर कहीं कहीं पर है और घटकर कहाँ दिखाई पड़ती है? 30 मीटर। ऐसा इसलिए अगर मैं पूछूं आपसे कि ये 130 कहाँ पर होगी और 30 मीटर्स हाइट इसकी कहाँ पर होगी, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो फ्लो होगा ब्रह्मपुत्र का तो 130 मीटर के आसपास की ऊंचाई आपको वेस्ट वाले ईस्ट वाले पार्ट में दिखेगी। और वेस्ट में आते आते इसका जो एलिवेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियसली यस। एवरेज ग्रेडियंट इसका है 12 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने के बाद लगभग 12 सेंटीमीटर नदी थोड़ा नीचे की तरफ, प्लेन्स नीचे की तरफ दिखाई देंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर इज द फॉर्मेशन ऑफ बिल्स एंड ऑक्सबो लेक्स बाय इट्स ट्रिब्यूटरी। अब ये देखिए, जब भी हम ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे पास ज्योग्राफिकल टर्म्स आने स्वाभाविक है। तो बिल्स और ऑक्सबो लेक की जो फॉर्मेशन है इन नदियों के द्वारा की जाती है। बिल्स क्या है? बिल्स एक समझ लीजिए कि रिवर सिस्टम का ही पार्ट है प्लेन्स का, कि जो मार्शी एरियाज हैं यानी कि जो दलदली इलाके हैं, है ना, तो उस दलदली इलाके को हम कहते हैं बिल्स। ओके, और ऑक्सबो लेक तो आपको पता ही है कि रिवर के मिएंडरिंग के कारण जब एक खास पोर्शन पीछे छूट जाता है नदी का तो वहाँ पर जो ठहरा हुआ पानी है वो ऑक्सबो प्रकार का लेक बनाता है। इसके बारे में सब हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक, तो बिल्स एक नया टर्म है आपके लिए, इसको जान लीजिए। ये जो प्लेन है इसमें जाहिर सी बात है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ही इस प्लेन का निर्माण हुआ होगा डिपोजिशनल वर्क की वजह से। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है देखिए, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, बेलसिरी, ऐसी कई सारी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र को अपना पानी प्रोवाइड करती हैं नॉर्थ और साउथ
दोनों ही डायरेक्शन से। यूपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, एक बार आया भी था। इसकी सहायक नदी के नाम दे दिए गए थे और पूछा गया था इसको कि ईस्ट टू वेस्ट लगाइए या वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। तो बी केयरफुल वाइल स्टडिंग द मैप। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मेन स्ट्रीम से नहीं पूछता क्वेश्चन, ट्रिब्यूटरीज से पूछता है। यूपीएससी की खास बात यह है। तो ये रही ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि ये सारी चीज़ें फिर से आपके रिवाइज करते समय आ जाएंगी। जब हम क्या पढ़ रहे होंगे रिवर सिस्टम के बारे में, तो कुछ ना कुछ पोर्शन प्लेन्स वाला भी आएगा ही। ओके, अब बढ़ जाते हैं आगे। तो अब तक हमने देखा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा प्लेन, राजस्थान गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र थे। अब हम चलते हैं कहाँ? कोस्टल प्लेन्स की तरफ। ठीक, कहाँ चलते हैं? कोस्टल प्लेन्स की तरफ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मुख्य टॉपिक है हमारा, वो है तटीय मैदान। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा मैप बनाऊंगा आपके सामने और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बात किस बारे में कर रहे हैं। ठीक, ये रहा गुजरात का नक्शा, ये रहा इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट, और इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया का एक रफ मैप तैयार हो गया। यहाँ हम जानते ही हैं कि वेस्टर्न घाट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर क्या है? ईस्टर्न घाट है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच में जो ये जगह दिखाई दे रही है वेस्ट वाले पोर्शन में, और ईस्ट वाले में जो दिखाई दे रही है ईस्टर्न वाले पार्ट में, तो इसी को हम कहते हैं क्या? कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय मैदान। ओके, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, 6100 किलोमीटर मेनलैंड्स की है। मुख्य भूमि को अगर हम मापें तो ये लगभग 6100 किलोमीटर की निकल के आती है। ओके, तो शुरुआत इसकी करते हैं कई सारे भूगोलविद गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप से, अर्थात कच्छ पेनिनसुला से। लेकिन कुछ भूगोलविद का ऐसा मानना है कि नहीं, इसकी शुरुआत दमन से होनी चाहिए। लेकिन इसको भी उस कैटेगरी में रख लिया जाता है क्योंकि कोस्ट के पास है, इसलिए। तो हमें कच्छ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला और गुजरात प्लेन्स को इसी हिस्से में देखना होगा। ठीक, उसके बाद शुरुआत होती है कोंकण प्लेन की, उसके बाद आता है कर्नाटक के मैदान, और उसके बाद आता है केरला का मैदान। ओके, तो मैं इसको ज़रा फिर से मिटा के एक बार फिर से बनाता हूँ इस चीज़ को, और आप देखिए कि हम कोस्ट प्लेन में कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा फाइन मैप बनाते हैं जिससे कि आपको चीज़ें स्पष्ट हों। हम सिर्फ वेस्ट कोस्ट को डील करेंगे इस समय। तो कोंकण प्लेन की लेंथ कुछ ये होगी, कर्नाटक प्लेन की कुछ ये होगी, और फिर नाम आएगा किसका? केरला प्लेन का। तो दरअसल कोस्ट के भी अलग अलग नाम हैं। कोंकण कोस्ट आपने नाम सुना होगा, मालाबार कोस्ट का नाम सुना होगा। उसी प्रकार के जो प्लेन्स हैं इनके भी क्या है? अलग अलग नाम हैं। ठीक, तो कोंकण प्लेन वाला स्ट्रेच ये देखेंगे, इसके बाद हम ये देखेंगे कर्नाटक वाला, और उसके बाद नंबर आएगा केरला का। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कच्छ पेनिनसुला। तो बेहतर है कि आप एक मैप उठाइए गुजरात का, जिसमें ये तीनों पोर्शंस आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो ज़रा मैं अगर बड़ा मैप बनाऊं गुजरात का, तो ये तीनों बातें आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये है कच्छ पेनिनसुला, ये वाला जो पार्ट है ये है काठियावाड़। अगली साइड में मैप है वैसे, लेकिन यहाँ भी सुन लीजिए। और जो ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका गुजरात प्लेन्स का। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखते हैं क्या क्या लिखी हुई है। तो ये रहा आपका गुजरात का मैप, और हम देखते हैं कि ये कच्छ पेनिनसुला है इधर वाला, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो यही है वो कच्छ वाला पार्ट, और इसका ये है कच्छ, ये है काठियावाड़। ठीक, ये है आपका काठियावाड़। कच्छ पेनिनसुला की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से डॉट डॉट दिखाए गए होंगे। ठीक है, उन डॉट्स को मैं बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो डॉट डॉट है ये पानी नहीं है दरअसल,
ये मार्शी लैंड है। एक का नाम है ग्रेट रैन, आप अपने मैप में देखेंगे, और एक का नाम है लिटिल रैन, जो यहाँ पे कहीं आपको दिखाई देगा। ठीक, मैप देखना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, औसत ऊंचाई है कच्छ पेनिनसुला की लगभग 200 मीटर समुद्र सतह से, और यहाँ पर कई सारी स्ट्रीम्स बहते हुए आती हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट है बानस और लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो इसी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। एरिया इसका बताया गया है 21,500 स्क्वायर किलोमीटर। और जो ये जो सी देख रहे हैं, यही है क्या, आप अपने मैप में चेक करिए, ये है गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी खंबात की खाड़ी। ठीक है, मैप देखिए। फिर अगर हम बात करें कठियावाड़ पेनिनसुला की, तो कठियावाड़ पेनिनसुला कहाँ पर लोकेटेड है? कच्छ के साउथ में लोकेटेड है। कठियावाड़ पेनिनसुला कच्छ पेनिनसुला से काफ़ी बड़ा है और इसका रीजन है लगभग 61,000 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक, किस चीज़ के लिए जाना जाता है देखते हैं। एक तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी माउंट गिरनार की चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है 1117 मीटर की। गिरनार रेंज के लिए जाना जाता है, मांडव हिल्स के लिए जाना जाता है, गिर नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है, जो एशियाटिक लायंस का होम है। एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो बब्बर शेर होते हैं वे पाए जाते हैं यहाँ पर, है क्या, गिर रेंज। ठीक, तो ये कठियावाड़ पेनिनसुला इन वजहों से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और कई सारी आपको स्ट्रीम्स यहाँ पर दिख रही होंगी। ये सारी बातें हम तब पढ़ेंगे जब हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे होंगे तब। ओके, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ें तो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स का ज़्यादा महत्व है, उनको वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ लगाने में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पे। तो ये रहा गुजरात का मैप। अब हमको बात करनी है किसके, गुजरात के इस वाले हिस्से की, जो गुजरात प्लेन्स है, अर्थात गुजरात के मैदान। मैदान में जाहिर सी बात है कि नदियों की अहम भूमिका होती है। ठीक, तो देखेंगे इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ कच्छ एंड कठियावाड़ पेनिनसुला। मैप देख के अंदाजा आ जाएगा कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहते हुए आती है, नर्मदा, माही, ताप्ती और साबरमती। इतनी नदियाँ काफ़ी हैं डिपोजिशनल वर्क करने के लिए, और बड़ा मैदान बनाती होंगी। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 150 मीटर के आसपास। तो गुजरात का जो प्लेन है ये उतना विशाल तो नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो होगा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करे। ठीक, ओके। यहाँ पर विंड्स काफ़ी तेज़ चलती हैं, तो जो लैंडस्केप्स हमको दिखाई पड़ते हैं गुजरात के साउथ में, है ना, तो वो विंड द्वारा निर्मित एक खास किस्म का लैंडफॉर्म है जिसको हम लॉयस कहते हैं, LOESS। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको कि विंड के द्वारा बनाए जाने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके नाम क्या हैं, तो उसमें एक लॉयस करके भी नाम आएगा। ठीक, तो इंतज़ार कीजिए उस चीज़ का भी, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं। अब हम बात करते हैं इसके साउथ वाले प्लेन की, जिसका नाम है कोंकण प्लेन। ठीक, क्या नाम है, कोंकण प्लेन। तो कोंकण प्लेन का जो स्ट्रेच है उसको रखा गया है दमन से लेकर गोवा तक। काफ़ी लंबी लेंथ दिख रही होगी आपको, 500 किलोमीटर की लेंथ है ये। ठीक है, और जो चौड़ाई है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, कहीं कहीं पर ये 80 किलोमीटर होगा और कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर। ये एक पट्टी है, यानी कि एक स्ट्रिप है, किस चीज़ की, प्लेन्स की, जो रन कर रही है अरेबियन सी के पैरेलल। तो ये रहे कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन हो चाहे कर्नाटक प्लेन, इसके बाद हम पढ़ेंगे वो हो, चाहे केरला प्लेन हो, हर प्लेन्स की अपनी खासियत है। आइए देखते हैं कि कोंकण प्लेन्स की क्या खासियत है। ठीक, एक मिनट, हाँ, कोंकण प्लेन की खासियत यहाँ लिखी हुई है, सॉरी। नोन फॉर वेरियस कोस्टल लैंडफॉर्म्स। देखिए, कोंकण का जो मैदान है वो अपने कई सारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। ये जो सारे नाम आपको दिख रहे हैं ना, क्लिफ्स, शॉल, रीफ्स, आइलैंड्स, कोव्स, स्पिट सैंड्स, एंड वन मोर थिंग दैट इज टोम्बोलो। ऑल दीज आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स which must have been created by sea waves. Very important. यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, टोम्बोलो क्या है, कोव्स क्या होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा
कि कोंकण प्लेन के रीजन में ये सारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, स्पिटसैंड्स, टोम्बोलो, जैसे मान लीजिए कि आइलैंड है, यहाँ पर लोकेटेड है कोई आइलैंड, यहाँ पर कोई आइलैंड लोकेटेड है और ये मेन लैंड से एक खास किस्म के सैंड स्पिट से क्या है, जुड़ा हुआ है। और चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, समुद्र है। और ये पूरा ये मुख्य भूमि है, इसको मान लीजिए आप मेनलैंड्स। तो ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं क्या, टोम्बोलो। क्या बन जाता है ये, टोम्बोलो। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो चीज़ है ये पूरी पूरी मुख्य भूमि है, अर्थात मेनलैंड्स है। ओके, बात आपको समझ में आ रही होगी कि कहने का मतलब इसमें क्या है। तो आप नोट कीजिए इस चीज़ को, क्लिफ, शॉल, रीफ्स, आइलैंड्स, कोव्स, स्पिटसैंड्स, टोम्बोलो, व्हाट आर दीज आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स। और अधिकतर ये कहाँ देखने को मिलते हैं, कोंकण कोस्ट वाले प्लेन में। एंड वन मोर थिंग इज देयर, मुंबई आइलैंड लाइज इन द कोंकण कोस्ट। मुंबई जो एक 7 द्वीपों से मिलकर बना एक क्षेत्र है वो कोंकण तट में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं उसके साउथ वाले प्लेन की, कर्नाटक कोस्टल प्लेन की। इसकी लेंथ काफ़ी कम है, गोवा से लेकर मैंगलोर तक इसका स्ट्रेच है। विड्थ इसकी है 30, कहीं कहीं पर 30 है, कहीं कहीं पर 50 है, क्योंकि ऐसा ही हो सकता है, बिल्कुल आइडियल तो होगी नहीं। नोन फॉर स्पर्स, स्टीप स्लोप्स, वाटरफॉल्स। अब ये जो प्लेन वाला एरिया है कर्नाटक वाला, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है ना। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई बहुत कम है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल खड़ी चट्टानें आपको दिखाई देंगी वेस्टर्न घाट्स वाली, सह्याद्री माउंटेन्स की। तो इसमें एक टर्म दिख रहा होगा आपको, स्पर्स। स्पर्स मतलब ये होता है कि चट्टानों में से छोटी सी चट्टान ऐसे बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देती है, जैसे कि किसी ने जीभ निकाल रखी हो अपनी टंग की तरह। तो ये एक खास फीचर है इस प्लेन का जो दिखाई पड़ता है। स्टीप स्लोप्स हैं, काफ़ी तीव्र ढलान देखने को मिलेगी आपको यहाँ से, जब आप यहाँ से खड़े होंगे इस तरफ देखेंगे तब। ठीक, कई सारे वाटरफॉल्स बनाती हैं यहाँ पे, कई सारी धाराएं, जिसमें से श्रावती नदी से निकलने वाली जो एक प्रमुख वाटरफॉल है उसका नाम है गैरसोप्पा वाटरफॉल। लगभग 271 मीटर इसकी हाइट है। ठीक, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है इंडिया का, वन ऑफ द हाईएस्ट। सो द एंटायर कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटक कोस्टल प्लेन fill with various waterfalls and they are all majestic। ऐसा लगता है कि दूध की नदी कोई बह रही है ऊपर से। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं केरला प्लेन्स के बारे में। केरला प्लेन्स इज द सदर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द प्लेन इन द वेस्टर्न कोस्ट। मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हुआ है, 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब ये प्लेन्स किस चीज़ के लिए जाना जाता है, यहाँ भी हम देखते हैं कि कई सारी खूबियाँ हैं। नोन फॉर वेरियस लेक्स, यहाँ पर कई सारी झीलें हैं। और सबसे बड़ी खास बात है केरला प्लेन्स की, वो है कयाल। कयाल का मतलब यहाँ पर है बैक वाटर से है, यानी कि प्रक्ष जल से है। तो बैक वाटर समझ लेते हैं क्या चीज़ है। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये कोई मुख्य धारा बह रही है नदी की, तो यहाँ से एक धारा कोई अलग हो गई और बहुत ही धीमी गति से बह रही है, काफ़ी ट्रैवल करने के बाद दोबारा अपनी मुख्य धारा में मिल जाती है। तो इसी को कहते हैं क्या, कयाल केरला में, या बैक वाटर्स ऑफ केरला। केरला के बैक वाटर्स काफ़ी मशहूर हैं दुनिया भर में, टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा स्पॉट है, कई लोग घूमने जाते हैं। और यहाँ पर कई बड़ी बड़ी नावें भी हैं और जहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है, हाउस बोट जैसी समझ लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये खूबी है केरल प्लेन्स की। और एक झील बहुत बड़ी है यहाँ पर, इसका नाम है वेम्बनाड। वेम्बनाड जो लेक है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है इंडिया में, लेकिन चिल्का झील से छोटी है, लेकिन लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की साथ ही साथ, जिसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर के आसपास या उससे ज़्यादा ही है। तो यू कैन सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल दीज प्लेन्स, राइट। अब हम बढ़ जाएंगे कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में, अर्थात पूर्वी तट जो है हमारे इंडिया का, वहाँ पर।
ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स आर मोर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्ट प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने जैसी ये है कि जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन है उसकी चौड़ाई तो हम कहीं कहीं पे 30, कहीं पे 50 इस प्रकार के किलोमीटर्स की देख रहे हैं ना। तो ईस्टर्न कोस्ट प्लेन अधिक चौड़ा नज़र आएगा आपको। आज आप मैप देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि गोदावरी कृष्णा रिवर्स जो डेल्टा बनाती हैं कितना वाइड एरिया होता है वो, ठीक, कितना वाइड एरिया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक पहले चित्र दिखा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये जो आपको चित्र दिख रहा है थोड़ा रफ दिख रहा होगा लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राइट कलर में जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ही है, और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होगी। तो पूरा उड़ीसा का मैप दिखा रहा है, कहीं कहीं पर इसकी कम होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से वेस्टर्न कोस्ट से ये अधिक चौड़ा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पर ईस्ट साइड में बहने वाली नदियों ने, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। ठीक, बात समझ रहे होंगे आप। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या मामला है। प्लेन्स की चौड़ाई लगभग 120 से 200 किलोमीटर तक की है। दीज प्लेन्स आर नोन एज नॉर्दर्न सरकार्स, सरकार की स्पेलिंग गलत है, सी होना चाहिए, सरकार्स, बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर्स। मैप उठाना पड़ेगा आपको समझने के लिए। ठीक, कृष्णा और महानदी के बीच वाले इलाके को क्या कहा गया है? नॉर्दर्न सरकार्स कहा गया है। इसके बाद आता है उड़ीसा वाला पूरा पार्ट जिसको कहा गया है उत्कल प्लेन। इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, और इस प्लेन की खासियत क्या है कि यहाँ पर चिल्का झील मौजूद है, जो कि भारत की सबसे बड़ी क्या है, लेक है, लेकिन ये एक लेगून लेक का एग्जाम्पल है। ओके, ब्रैकिश वाटर। ओके, तो ये रहा उत्कल प्लेन। मैप में देखेंगे आप, उड़ीसा में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसके साउथ में हम पहुँचते हैं तो पहुँच जाएंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखते हैं कि उत्कल से लेकर पुलिकट झील तक का जो स्ट्रेच आपको दिखाई पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, उसको कहा गया है क्या? आंध्रा प्लेन। ये जो पूर्वी तट है भारत का, इसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहा जाता है, याद होगा आपको। ठीक है, पुलिकट लेक नोन फॉर लॉन्ग सैंड स्पिट आइलैंड। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आंध्रा प्लेन। वो ये है कि ये किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? एक सैंड स्पिट आइलैंड के लिए, और उस आइलैंड का नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड। काफ़ी चर्चा में रहा साल भर। शुरुआत भी 1 तारीख से हुई है ना। तो ये इसरो का क्या है, एक लॉन्चिंग पैड है, और मोस्ट ऑफ द लॉन्चेस, ऑलमोस्ट ऑल द लॉन्चेस फ्रॉम इंडिया टुक प्लेस फ्रॉम श्रीहरिकोटा आइलैंड। ये बात आपको पता ही होगी। और क्या फीचर देखने को मिलेगा हमको इस प्लेन में? डेल्टा मेड बाय कृष्णा एंड गोदावरी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। काफ़ी बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और एक खास ऊंचाई से देखने में ऐसा लगता है कि कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है वो मर्ज हो गया एक साथ, और एक सिंगुलर यूनिट दिखाई पड़ती है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी हमको आंध्र प्रदेश प्लेन में? नोन फॉर विशाखापट्टनम एंड मसूलीपट्टनम लाइक हार्बर्स, है ना, बंदरगाह भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, जिसका नाम है विशाखापट्टनम और मसूलीपट्टनम। बहुत ज़्यादा आपको कोस्ट आंध्र प्रदेश के तटों में देखने को, सॉरी, जो बंदरगाहें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही फ्लैट सा क्या है ये, फ्लैट, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन करके क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट ये कोस्ट है। इस वजह से सिर्फ एक्सेप्शंस के रूप में हमारे पास सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट बंदरगाहें, एक विशाखापट्टनम और एक मसूलीपट्टनम। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश प्लेन। Coming down to last plane we have तमिलनाडु प्लेन। तमिलनाडु का नक्शा उठाइए, देखिए किस बारे में बात हो रही है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी फॉर अबाउट 675 किलोमीटर्स। इट मीन्स इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ कोस्टल प्लेन, ओके, एंड इज द मोस्ट वाइडेस्ट प्लेन ऑफ द कोस्टल रीजन्स। इसकी चौड़ाई तो 100 किलोमीटर तक भी है कहीं पे। ठीक है, known for delta made by river Kaveri and supports large scale cultivation। तमिलनाडु वाला इलाका जो है वो साउथ इंडिया में काफ़ी उपजाऊ माना जाता है, और वो सपोर्ट करता है बड़े पैमाने पर खेती के लिए, जिसके लिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया, अर्थात दक्षिण भारत का अन्नागार कहा जाता है किस राज्य को? तमिलनाडु को। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी आज ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के प्लेन्स के बारे में। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें अभी और बची हुई हैं, और आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स को सुनिए। यकीन मान के चलिए, आपको सुनने के बाद जब आप किताबें पढ़ेंगे, ये बात मैं कई बार रिपीट करता हूँ, तो आपको यकीनन समझ में आएगी बात। ठीक है,
तो पढ़ाई करते रहिए, और हम क्या कह सकते हैं आपसे, अगर एग्ज़ाम पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ने के सिवा हमारे पास कोई संपदा है नहीं, इसलिए पढ़ते रहिए, घूमिए फिरिए और अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए हमेशा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस एक समर्पित चैनल है यूपीपीएससी जैसे आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। थैंक यू।